हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। कैसा था आज का टेस्ट फिजिक्स का? टफर साइड भी था, मॉडरेट कैसा लगा? मुझे तो सही लगा कंपैरेटिवली। ठीक था पेपर, तो ज्यादा टफ नहीं था, है ना? कुछ क्वेश्चन तो हमारे बन सकते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं बनने लायक था। पेपर होने लायक पेपर था, राइट? लास्ट वाले तो इजी। हाँ, पेपर इजी था। वरुण कैसा गया पेपर? मैम सही नहीं था। नंबर क्यों? भी गिर गए, अटेम्प्ट भी गिर गए। ये ऐसे ही कहता है ये लड़का। 26 हाँ नंबर चले गए मैम पिछले टेस्ट से। पिछले तो ऑफलाइन दिया था, फिर भी अब 26 चले गए नंबर और 8 क्वेश्चन कम करे। पता क्यों? नहीं क्या हो गया, पता कब नहीं कौन से कैसे चला सब्जेक्ट गया। का ज्यादा इशू रहा? पता ही नहीं चला क्या हुआ, कल देखूंगा रिपोर्ट में। देखते हैं, पेपर को एनालाइज करते हैं। मैं जस्ट पेपर अभी देख ही देख लोगों। पहला क्वेश्चन हो गया था। देखो, पहला क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार कराया है, दूसरा भी करने लायक था। ठीक है। तीसरा देखते हैं होगा या नहीं। पहला दूसरा हो सकता था, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सेवंथ भी हो सकता है, एट्थ हो सकता है, टेंथ हो सकता है, इलेवेंथ हो सकता है, ट्वेल्थ हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 थोड़ा डिफिकल्ट साइड में पड़ सकता है इस बार, लेकिन 16th क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। 17 चलो, जिसने रोटेशनल नहीं पढ़ा वो ये क्वेश्चन छोड़ सकता है। 18 बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का, 18 हो सकता है। 19 भी हो सकता है। ठीक है। 20 हो सकता है। 21 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। 23 भी अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो छोड़ सकता है। ठीक है, रोटेशन वाला। 24 और 25 तो करने लायक क्वेश्चन है, कई बार करा चुकी हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मैं बोलूँ तो 18-19 क्वेश्चन करने लायक थे इस बार पेपर में। 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तो कर सकते थे। और ज्यादा ही जिसने सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहा है 11th 12th के पोर्शन पे, तो भी 15 क्वेश्चन करने लायक थे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तुम्हें रीडिंग्स मैच करनी है, तुम्हें यूनिट्स गिवन है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, रीडिंग गिवन है, यूनिट्स गिवन है, जैसे पास्कल, सेकंड। तो देखो, अब हम ऐसे कैसे हम लिख तो सकते हैं, ये सेकंड का टाइम होगा तो ये टी आ गया। पास्कल यानी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है? ml T-2 अपॉन एरिया। एरिया का क्या हो जाएगा? L-2। तो ये क्या बन गया यहाँ से तुम्हारे पास? ML-1। टी का क्या बन गया? T-1। तो देखो ये रहा। प्रेशर का तो तुम्हारा ये आ गया थर्ड यूनिट। तो ए का 3। अच्छा, ए का 3 यानी ऑप्शन बी और सी। यहां से हमें कंफ्यूजन है, तो और कौन सा निकाल लें? कौन सा तो ज्यादा मैंने तो इजी रहेगा? डायरेक्ट बी निकाल लिया था, बी सब में बी पूछ रहे थे। अच्छा, तुमने डायरेक्ट बी निकाल लिया था क्योंकि ए के 333 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब बी निकाल लो। बी में क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर केल्विन इनवर्स, है ना? तो यस केल्विन का मैम। तो केल्विन इनवर्स ही रहेगा। टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स। न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन। फोर्स का यस यूनिट मैम। लिख दो, MLT-2। मीटर ये किसका यूनिट है? एक और, यानी एल यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बना? ML स्क्वायर T-2 K-1 यानी 4। ठीक है, तो ये भी बहुत ये डुएबल क्वेश्चन था। तो बी बी का फोर्थ आ रहा है यहाँ पे, तो सेकंड ML स्क्वायर। मैम डी ऑप्शन हो गया ना। बी का तो फोर्थ आ रहा है।
मैम ए भी तो 3D में भी तो है। अच्छा हाँ, डी भी तो है, डी में भी है, ठीक है। तो मतलब 3 ऑप्शंस थे, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो ये क्वेश्चन ऐसे डुएबल था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, जब भी एक्सीलरेशन निकालनी हो तो हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये नेट कौन सी फोर्स होती है? नेट ये हमेशा एक्सटर्नल वाली फोर्स हम लेते हैं, याद रखना। ये इंटरनल फोर्स काउंट मत करना है, यहाँ पे इजी हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स काउंट करना है, जैसे कि जो टेंशन वाली फोर्स होती है वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो नेट फोर्स पहले वाले डायग्राम में देखो, कौन एक तो यहाँ पर लग रहा है M2G, और तो कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में जो A1 है वो कितना हो जाएगा, देखो M2G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो M2 की वैल्यू 40 गिवन है, और ये तुम्हें 4 5 6 7 40/7। M2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4, 40 अपॉन 40/7, तो ऑप्शन में ही नहीं है सी ऑप्शन। तो देखो बिना कुछ करे ही हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी बी तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बी को भी आसानी से निकाल लोगे। बी में क्या हो जाएगा बताओ? A2 कैसे निकाल लोगे? M2G यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर एक्सीलरेशन यहाँ पे लगेगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ? M2G minus M1G अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्शन भी देख लिया करो, है ना। तो यहाँ पर दोनों M2G, यहाँ पर भी डाउनवर्ड्स और यहाँ पर भी दोनों M2G दोनों तरफ डाउनवर्ड्स लगेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? सबको आती है निकालनी? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया था या करने की कोशिश करी? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है ना, कि क्या कह रहा है कि हमारे सामने ये सर्किट है, अगर हम ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल रिमेन अनचेंज E1, मतलब ये अनचेंज रहना चाहिए। अगर हम क्या करें, जो भी ये गिवन पेयर्स हैं उनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस R लगा दें, ठीक है। वो बोल रहे हैं जैसे 2 और 6, ये 2 है पॉइंट और ये 6 पॉइंट है, इनके बीच में मैं एक रेजिस्टेंस R लगा दूं, बट फिर भी क्या होना चाहिए, मेरा रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, R इक्विवेलेंट जो है वो सेम रहना चाहिए जो अभी इस सर्किट का है, ठीक है। ऐसे, या फिर कहाँ लगाएं, 3 और 6 के बीच में लगाएं या यहाँ पे लगाएं R, कि मेरा जो R इक्विवेलेंट है इस सर्किट का जो पहले वही रहे। तो ये हमसे ये चीज पूछ रहा है। तो एक बार तो अभी सर्किट में पहले निकाल लो इनिशियली R इक्विवेलेंट कितना है, बताओ इनिशियली कितना है। ये सब ऊपर वाले, ये वाले सीरीज में आधा करंट कुछ यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। तो ऊपर R कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6R और ये 3R किस में है, पैरेलल में, करेक्ट। भाई ये 6R और 3R पैरेलल में तो है, हाँ। तो इनका R इक्विवेलेंट कितना बना, 2R। मेरा 18 6 7 8 9, हाँ 2R, ठीक है। तो ये आपका 2R बन गया, ये हमारा R इक्विवेलेंट है। तो आप बोल रहे हैं कि बताओ इस रेजिस्टेंस R को हम कहाँ लगाएं, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 और 6 के बीच में। तो पहले ट्राई करते हैं 2 और 6 के बीच में। चलो हम ये सिमेट्रिक भी हो जाता है, वैसे कुछ R इक्विवेलेंट वगैरह फाइंड नहीं करना पड़ता, वो सिमेट्रिक था ना पूरा सिस्टम ही, तो हम लोग बीच में लगाते। तो मैम जैसे कि इसमें ऊपर वाले में 6 है और नीचे वाले में 3 है, तो मैम ऊपर वाले में 2 में और नीचे वाले में R में सेम होगा, फिर उसके बाद जो है हमारा वोल्टेज सेम आ जाएगी। और अगर हम लोग 2 और 6 के बीच में लगाएंगे ना, तो हमारा वही है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वही होगा। देखो हाँ वही क्वेश्चन वही बनेगा, बट देखो कैसे करना है वो एक बार देख लो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस R को कहाँ पर लगाएं कि मेरा R इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि इस जो ये रेजिस्टेंस R लगाना है R इक्विवेलेंट के लिए, इस रेजिस्टेंस में करंट ही पास नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जो ये R रेजिस्टेंस लगाया ना, यहाँ पर करंट ही नहीं जाना चाहिए, तभी तो मेरा R इक्विवेलेंट सेम रहेगा। अगर यहाँ पर करंट चला गया, जो ये R लगाया है मैंने, तब तो R इक्विवेलेंट किसी भी कीमत पर सेम नहीं रह सकता। इतना तो तुमने सबने फिजिक्स पढ़ी है कि अगर ये R काउंट हो गया R इक्विवेलेंट में, तो डेफिनेटली इस 2R से तो कुछ कम या ज्यादा वैल्यू बनेगी, करेक्ट। अगर मुझे ये R लगाना है और वही रेजिस्टेंस चाहिए पहले वाला, इसका मतलब ये R कैसा होना चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड, जिसमें करंट ही ना जाए। या करंट ना जाने के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो शॉर्ट सर्किट कर दें या सेम पोटेंशियल पे रख दें। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट तो कर नहीं सकते, तो 2 और ऐसा पोटेंशियल ढूंढो जहां पर तुम्हारा दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो जैसे इन्होंने A दिया हुआ है, देखो यहीं से करके देखते हैं, 2 और 6, क्या मुझे बताओ 2 और 6 इनका पोटेंशियल बराबर होगा? देखो यस ये मैम। पॉइंट A, देखो A पॉइंट के अब सेकंड टर्मिनल, ये नंबर 2 है, यहां तक मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, R, एक R, ठीक है, ये मेरा पॉइंट 2 हो गया। अब इस 2 के बाद कितने रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है, 3, 4, 5 और एक ये, तो यानी 4 रेजिस्टेंस बचे, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ 4R, और ये कितना बन जाएगा टोटल, 2R बच गया। अब देखो यहाँ पर मुझे कौन सा टर्मिनल चाहिए, ये 6 है, क्योंकि इसने 2 और 6 के बीच में पूछा है। तो देखो यहाँ पर कितना आया, सिर्फ और सिर्फ R, और यहाँ पे कितना आएगा 2R, और 2 और 6 के बीच में रेजिस्टेंस लगाना है, ये लो कैपिटल R। तो अब बताओ क्या ये व्हीटस्टोन कंडीशन बन गई, मतलब 2R बाय R इक्वल्स टू 4R बाय 2R, तो यानी इक्वल्स टू 2R आए, यानी 2 और 6 का टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, इक्वल। 2 टर्मिनल और पोटेंशियल एट 6 दोनों बराबर हैं, इसलिए इस R में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यानी A भी ठीक है, A हो सकता है। ऐसे ही 3 और 6 के बीच में लगाओ जरा, हो सकता है 3 और 6, देखो सॉल्व करो। थ्री और 6, No, ma'am. यानी यहाँ पर मेरा पॉइंट 3 आएगा और यहाँ पर मेरा पॉइंट 6 बनेगा। तो यहाँ पर 3 तक कितने R हो गए, 3R, और यहाँ पे भी कितना R हो गया, 3R, और यहाँ पर सिर्फ R, और यहाँ पे 2R। तो क्या यहाँ पर अगर मैं कैपिटल रेजिस्टेंस लगाऊंगी तो 3 और 6 का पोटेंशियल बराबर होगा, नहीं होगा, तो B गलत है। C बताओ जरा, चलो करो सही है मैम ये। हाँ C हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल देखना था कि किन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल हम बराबर कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था। ये सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या सही है भाई, ये तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और ये तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ वो इलास्टिसिटी, इनमें से कौन सा ठीक है रिलेशन, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। किस किसने ये क्वेश्चन छोड़ा है, अब बताओ, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर क्या ही फायदा है। ये तो मतलब तुमने सिंपली अपना लॉस कर दिया सीधा सीधा। देखो कौन कौन छोड़ के आया है, आयुष भी छोड़ा के आया, जतिन, दीक्षांत, वरुण, नितेश, तुम सब छोड़ के आए हो, सब पागल हो। मैम इसकी डेरिवेशन नहीं मिलती तो ये याद नहीं हुआ इसलिए। मुझे तो फॉर्मूले याद नहीं थे वैसे। तो देख लो, अगर तुम ये क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे तो फिर कहोगे कि मैडम फिजिक्स का पेपर टफ आया था। मैम लेकिन आज का पेपर बहुत इजी था, मतलब खाली फॉर्मूला ही थे। मैं वही कह रही हूँ, आज का फिजिक्स का पेपर तो बहुत इजी था। मैं भी कह रही थी कि इतना आसान पेपर क्यों ही दे दिया। जबकि मैंने रोटेशन भी नहीं किया फिर भी मतलब एक भी गलत नहीं हुआ मेरे को, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब की बार पता है क्यों, क्योंकि ये जो पेपर बन रहा है ना, मोस्टली वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने तुम्हें क्लास में इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे फिजिक्स में मैंने तुम्हें कुछ 13 चैप्टर्स कराए होंगे मिला के, ऐसी केमिस्ट्री वाले सर ने तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराए होंगे। ये उन्हीं चैप्टर्स के ही बेस्ड क्वेश्चन है। तुम देखना फ्लूइड्स का कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला इस बार,
नहीं था फ्लूइड्स का कोई भी क्वेश्चन, और फ्लूइड्स हमने क्लास में नहीं करी है, ठीक है। मोस्टली 12th के चैप्टर्स आ रहे हैं क्योंकि 12th के चैप्टर्स तुमने करे हैं, और 11th का क्वेश्चन 11th में हमेशा केटीजी पूछी जा रही होगी या मैकेनिक्स, क्योंकि वो क्लास में कराई गई है। और ये तुम्हें इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम्हें पेपर में जब पेपर दो तो तुम्हें थोड़ा सा ये रहे कि हमें यही क्वेश्चन पिक करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला देखो, मुझे भी याद नहीं है तो इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है फॉर्मूला। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं याद रहता क्या आंसर होगा इसका। मैम इसकी डेरिवेशन भेज देना, याद हो जाता है उससे। हाँ ये रहता है कि कई बार फॉर्मूला याद नहीं होता तो थोड़ा सा डेरिवेशन रहती है तो याद हो जाता है ना। यस फॉर्मूला 1/गामा इज इक्वल्स टू में 1/3 ईटा प्लस 1/9। टेस्ट पेपर भी नहीं मिलेगा मुझे तो, कहाँ है इसका आंसर शीट, फाइल टेस्ट, चलो अभी नहीं मिल रहा, बाद में देखेंगे। इसका एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना क्या है इसका फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक क्या, ये तो देखो ये तो बहुत ही इजी है। वर्क फंक्शन पूछ रहा है फाई, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। पूछ रहा है एक मेटेलिक सरफेस है जिसको इतने लैम्डा से जब हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ये पोटेंशियल होता है, तो सीधा EV0 इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट, फाई पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही सेम बनेगा, ये EV0 इक्वल्स टू SC बाय ये कितनी लैम्डा है जो भी है 600 माइनस फाई नॉट, यहाँ पे कितना है लैम्डा 300, और इसमें ये तुम्हें कितना बन रहा है 3V0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लोगे, अगर रखना चाहो तो फाई को भी रख लेना HC बाय लैम्डा नॉट, ये वाली वैल्यू रख लेना, या फिर फाई निकाल लेना, फिर उसके बाद HC की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, फिर वहां से लैम्डा नॉट निकल के आ जाएगा, या फिर HC रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, HC बाय लैम्डा नॉट लिख देना। तो यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि लैम्डा नॉट क्या होगा। तो इजी डुएबल क्वेश्चन था ये, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी किसी ने? नो मैम। यहाँ पर HC की वैल्यू भी नहीं थी तो बट HC कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाता, ये इजी रहेगा। जैसे जब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी HC कॉमन आ जाएगा और सेकंड वाली में भी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको बेटर है कि हम लोग वर्क फंक्शन को फाई ना लिख के HC बाय लैम्डा नॉट ही लिखें, इजी हो जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन। मैम 5 आया था इसका। हाँ 6th क्वेश्चन तब हो सकता है जब हमें एनर्जीज के फॉर्मूला पता हो। अच्छा, जब भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मेरे पास 3 तरीके की एनर्जी होती है। एक टोटल, मतलब कि जब मैं एटॉमिक इसकी बात करती हूँ न्यूक्लियस में, तो मेरे पास 3 एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कि मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है और एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, और उन दोनों की वजह से हमारे पास एक टोटल एनर्जी निकल के आती है। चलो अब मैं फॉर्मूले पूछूंगी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? Twice of minus 30.6 z square by n square by z square. एक सेकंड, एक बार नॉर्मल फॉर्मूला KZE, ठीक है, E अपॉन ये R है ना, जितनी दूर होगा ये R हो गया। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है तो नेगेटिव, ठीक है। फिर आपके पास आती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हम बस नीचे डिवाइड बाय 2 होता है। हाँ KZE E अपॉन 2R, ठीक है, ये होगी। फिर उसके बाद हमारे पास होती है टोटल एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 2R KZE इंटू E। रिलेशन क्या मिला, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। ये रिलेशन याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अब एक बात बताओ, जब हम एनर्जी लिखते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 अपॉन Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर।
ये मेरे पास ई टोटल है। अब मेरे को गिवन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगी, 1/2 कर दूं बस, करेक्ट। तो अब ये कौन सी एनर्जी बन गई, अच्छा एक सेकेंड, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/2 टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बनाना है इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 है इनिशियली, मैं इसको NI बोल देती हूँ। ई फाइनल अगर मुझे लिखना है, देखो अब ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी बना दी है, ये अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, VI और VF इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन N² इंटू 2। अब ये N कौन सा है, फाइनल। तो अब इन दोनों को रेशो कर दो, क्योंकि भाई मुझे आंसर रेशो में दिया हुआ है। तो ये चीजें कैंसिल हो गई, -13.6 Z², ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, देखो VI अपॉन VF इक्वल्स टू, ये किस पे डिपेंड कर रही है, N फाइनल स्क्वायर अपॉन N इनिशियल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू 6.25। ये हमें गिवन। अच्छा अब ये N फाइनल अपॉन NI, इसका ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 6.25 किसका रूट होता है, 2.5 का, ये हो गया 2.5। तो देखो ये तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगी, इसको अब तुम्हें चेक कर करके देखना है कि N फाइनल स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो पहले मैं इनिशियल की वैल्यू रखूंगी 1। अगर मान लो मैं N इनिशियल बच्चों 1 रखती हूँ तो मेरा N फाइनल कितना आ रहा है, 2.5। तो क्या कोई भी ऑर्बिट इंटीजर में हो सकती है, नो मैम। ऑर्बिट तो 1 2 3 ऐसी होंगी, इंटीजर बेस तो हो ही नहीं सकती, तो यानी 1 तो नहीं है। अब अच्छा N इनिशियल को 2 रखो, तो N इनिशियल को 2 रखोगे तो N फाइनल कितनी हो जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 आ गई। तो यानी मेरा N फाइनल जो है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आया है, ये इस फॉर्मूले से आया है। अगर ये फॉर्मूला हम ये याद होता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर तो गिवन है पोटेंशियल, हो सकता है टोटल एनर्जी गिवन हो, तो बस साइन में चेंज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में। चलो 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आसान है मैम, अभी देख समझ आ रहा है कि आसान है। रिपीटेड क्वेश्चन पेपर था। में हाँ हाँ रोलर देख के मैंने क्वेश्चन ही लीव कर दिया, मुझे लगा रोटेशन का है। तभी तो मैं कहती हूँ एक बार अभी क्वेश्चन पढ़ लिया करो। एक बार मेरे अभी पास आंसर आ लोकेश रहा सर का मैसेज आया था कि बच्चे कह रहे हैं मैडम क्वेश्चन में एरर है, बीच वाली हाइट ही नहीं गिवन है। मैं बोल रही हूँ कि इसकी हाइट की जरूरत ही है। नहीं है। नो मैम, बिना उसके भी हो जाएगा, कंजर्वेशन से हो एनर्जी जाएगा। कंजर्व। मैंने फिर सर को बोला सर बच्चों को कह दो A और D पॉइंट पे कंजर्वेशन लगा दें एनर्जी का, है ना। तो A पॉइंट पे देखो, A पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि काइनेटिक बोल रहा है U स्पीड से चल रहा है। अब होगा क्या, इस एनर्जी को मतलब जिस स्पीड से वो चल रहा है उसको कोई भी मतलब अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है जो उस एनर्जी को स्पेंड करा दे, क्योंकि कैसा रोलर कोस्टर है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन वाला, मतलब कोई भी फ्रिक्शन है नहीं। तो यहाँ पर हम एनर्जी को बहुत इजीली कंजर्व कर सकते हैं। तो डी के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल। ऑप्शन नंबर सी इसका शायद आंसर था, राइट। मैम डायरेक्ट कैसे एनर्जी कंजर्व कर देंगे, पहले सी तक करेंगे ना। क्यों नहीं कर सकते, डी पर, डी तक क्यों नहीं कर सकते। मैम मैंने सी तक करा, फिर सी से डी तक का करा, तब क्यों आंसर आया। क्यों 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 करना है, एनर्जी कंजर्व कर रहे हो ना, पूरे पाथ के लिए एनर्जी कंजर्व है। और मुझे जिस पॉइंट पे निकालनी है और मुझे इनिशियल पे गिवन है, मैं तो बस ए और डी पे लगा लूं। सी और डी पे भी तो फिर अलग अलग लगाओगे। अब यहाँ पर सी पर क्या एनर्जी है, वो है मुझे पता नहीं ना, यहाँ पर क्या स्पीड रही होगी, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी घटती जा रही है। तुमने फिर ए और सी के लिए लगाई होगी, फिर सी और डी के लिए लगाई होगी, है ना। इतना लेंथ क्यों करना है। एनर्जी कंजर्व हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्रिक्शन या कोई भी अपोजिंग में कोई फोर्स नहीं है तो। जैसे ए पॉइंट पे हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जा रही है तो। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो यही कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब मेरे को जरा एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन से वर्क डन हो रहे हैं? एक तो ग्रेविटी, और कोई वर्क डन है? बताओ जरा। नो मैम, और कोई फ्रिक्शन वर्क डन लेस ही नहीं है। है। हाँ, अगर कोई और वर्क डन है ही नहीं तो सिंपल सी बात है, आप एनर्जी को ही कंजर्व कर रहे हो। अब कौन कौन ए पॉइंट पर कौन सी ग्रेविटी है? एक तुम्हारे पास सिंपल mgh वाला ही है, तो इससे अच्छा वही वाला कर लो। ए पॉइंट पे क्या होगा? mg इंटू 2h प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m u स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू सी डी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है, v निकालो। तो m से m हट गया, तो कितना बन जाएगा? ये चेक कर लो कितना बना। v स्क्वायर इक्वल्स टू 4gh प्लस u स्क्वायर, ये बन गया। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट अप्लाई करो ए और डी पे, इजी क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम जब इजी रहती है जब मेरे पास फ्रिक्शन हो। अगर तुम्हारे पास फ्रिक्शन नहीं है ना, तो हमेशा एनर्जी कंजर्व लगाना बहुत इजी पड़ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स भी है, तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हारे पास हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। अब वर्क डन, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये तब लगाना जब तुम्हारे पास फ्रिक्शन गिवन हो, बस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ये तो हो गया होगा भाई, ये तो इजी हम 9th बता दो डायरेक्ट। है ना। तो इसमें कई बच्चों को मैं बता देती हूँ। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू CV। तो मेरे पास B की वैल्यू गिवन है, तो मैं C से मल्टीप्लाई करके B निकाल लूंगी। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, E का मैग्नीट्यूड आ गया 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻7, यानी E का मैग्नीट्यूड आ गया 90। तो यानी आपके पास ऑप्शन A और B में से कोई एक है। बट अब हम देखेंगे क्या? डायरेक्शन। अब देखो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी लाइट प्रोपोगेट करती है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा किस में रहते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है kx, इक्वेशन को देखोगे तो साइन kx प्लस ओमेगा टी है। इसका मतलब तुम्हारी जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है वो आई मतलब x डायरेक्शन में कर रही है, करेक्ट, x डायरेक्शन में, यानी आई कैप में। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तुम्हें किस में दिया हुआ है? जे कैप में। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा के कैप में होना चाहिए, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, के कैप में जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 9th पे आ जाओ। 9th में क्या किया है? मैम इसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अटपटा सा टाइप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पहले मेरे पास एक कॉइल है जिसको मैंने एक ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा होगा अगर ईएमएफ ई है तो? 2r है ना, इसका रेडियस अगर r है तो, करेक्ट। यही सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आती है, μ0I/2r। अब क्या बोल रहा है कि इस कॉइल को यहाँ अनवाउंड किया गया और इसको स्ट्रेच किया गया, जब तक स्ट्रेच किया कि इसकी जो लेंथ है वो डबल ना हो गई हो। ठीक है, और फिर इसको हम रिवाउंड करते हैं एक ऐसी कॉइल में जिसका रेडियस जो है ओरिजिनल से 1/3 है। इतना देखो, यानी L डैश निकालना है। तो L डैश क्या है? ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ L। मान लो ये जो कॉइल है इसकी इनिशियल लेंथ L है, तो L डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L, करेक्ट। मान लेते हैं इनिशियली नंबर ऑफ टर्न्स भी कुछ रहे होंगे, मैं n मान लेती हूँ। ठीक है, तो L डैश इक्वल्स टू, लेंथ को कैसे लिखते हैं बताओ? सरकमफ्रेंस में 2πr इंटू n। अरे पहले मान लेते हैं कि जब ये कॉइल, किसी कॉइल में तुम्हारे टर्न्स भी होंगे, तो जो वो कॉइल है उसकी कितनी लेंथ होगी? तो लेंथ कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस। अगर सिर्फ एक ही बार टर्न किया गया है तो 2πr, अगर 2 बार उसको गोल लपेटा गया है, रैप किया गया है तो 2πrn। ठीक है, L डैश। अब L डैश को देखो, मुझे रेडियस में कुछ ना कुछ वो चाहिए होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन, तो मैं यहाँ L डैश को भी क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 2π
आर डैश एन डैश, है ना, कि जो नई वाली अब लेंथ निकल के आई है उसका रेडियस क्या होगा 2 पाई आर डैश एन डैश, क्योंकि रेडियस चेंज हो गई है। तो ये क्या बना देखो 4 पाई आर एन। तो तुम्हारे पास क्या रिलेशन आया, आर डैश एन डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर एन। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कॉइल का रेडियस क्या हो गया है 1/3 ऑफ ओरिजिनल, तो मैं यहां से आर डैश को क्या लिख सकती हूँ r/3 एन डैश इक्वल्स टू 2rn। तो यहां से मेरे को एन डैश की वैल्यू मिल गई कि जो मेरा एन डैश है वो कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है इनिशियल एन के। देखो यहां से बस एल डैश निकाला है तुमने, तो तुम्हें एन मिल गया। अब बताओ कि अब जो ये नई कॉइल बनी है, ये कॉइल बन गई जो, अब इसमें जो भी है तुम्हारे 6 टाइम्स ऑफ टर्न्स आए हैं, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हम माने म्यू नॉट, देखो अपॉन 2, आर कितना है r/3, एन कितना है 6 टाइम, ठीक है, एन डैश कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल। अब बात आई आई की। अब मुझे एक बार बताओ क्या करंट चेंज होगा कि नहीं होगा आई की वैल्यू? मैम हो जाएगा शायद, मैम होना चाहिए। रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना। हाँ देखो क्या कह रहा है, द कॉइल इज अनवाउंड स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ द कॉइल रेडियस एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। मतलब हमने ईएमएफ भी चेंज करी है, ईएमएफ भी चेंज करी है, सुनो मैंने ईएमएफ भी चेंज करी है क्योंकि मुझे सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे। अब एक बात बताओ, अगर एन की वैल्यू चेंज हो गई, आर भी कुछ चेंज हो गया, तो सिंपल सी बात है अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम रखना है, यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो ये सेकंड है ये सेम रखना है, तो यहाँ पर आई डैश भी चेंज हुआ होगा, करेक्ट। तो आप फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर दो क्योंकि बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेम रहनी चाहिए। तो अब इन इक्वेशन को बराबर करेंगे तो किस में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, आई डैश और आई के बीच में कुछ रिलेशन निकल के आएगा। तो आ गया आई डैश और आई के बीच में एक रिलेशन। फिर हम किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे बच्चों, न्यू रेजिस्टेंस की, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रो एल अपॉन ए है, क्योंकि लेंथ में चेंज करा गया है तो एक नया रेजिस्टेंस आएगा। तो ईएमएफ क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो नया आर डैश रखोगे, नया आई डैश रखोगे, तो तुम्हारे पास ईएमएफ निकल के आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो बस हमें यहाँ से दोनों इक्वेशंस को बराबर करना था जो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की निकाली है, और फिर एक नया रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। मैम आंसर क्या है इसका? आंसर इसका सी है मैम। आंसर ही तो निकल रहा है इसके। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका ऑप्शन है नाइन्थ का 2/9 ई, ऑप्शन ए। मैम मेरा गलत हो गया फिर भी, लेकिन मेरा नेगेटिव नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? कहीं ना कुछ तो करा ही होगा। देखो ये जो यहाँ पे है ना, सबसे पहली बात जो ये लेंथ, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स निकाले हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बार आते हैं कि हमने इसको बना के क्या कहेंगे कि पहले एक कॉइल थी जिसका रेडियस आर था, अब हमने उसको क्या कर दिया, उसको उसकी लेंथ चेंज कर दी, तो बताओ कि नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स नया नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे कि अब उस कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे, रेडियस कम कर दी है तो ऐसे यहाँ से एन डैश निकालते हो, तो कैसे निकालेंगे, एल डैश इक्वल टू जो भी गिवन हो ऐसे, ठीक है। तो ये एन डैश हमेशा याद रखना, इस तरीके से निकलता है, इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लो। फिर पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना आना चाहिए। कई बार क्या करते हो तुम लोग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वो बोल देंगे कि जो रेडियस है वो इतने से चेंज हो गई, पर तो B को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हो 1/r के, बट ध्यान रखा करो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो जो B है वो n/r दोनों में चेंज होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ऐसे चेक किया करो, बी को, आर से मत चेक करना। Yes, ma'am. 10th वाला देखो, इसमें क्या करके आए हो, ये कह रहा है कि ब्रीविस्टर एंगल वाला क्वेश्चन है, कल ही कराया था कि देखो जब ये लाइट ब्रीविस्टर एंगल से जाएगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड है ये तो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड। ये मैम वाली ब्रूस्टर कैसी का होती है? कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था मुझे। ब्रीविस्टर एंगल ये होता है कि एक पर्टिकुलर, ये जो एंगल है ना इंसिडेंट एंगल, इसी इंसिडेंट एंगल को ही ब्रीविस्टर एंगल बोलते हैं। कब? ये एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है जहां पर तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए। तुम्हारी जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी तो ये इंसिडेंट एंगल को मैं क्या बोलने लग जाऊंगी? ब्रीविस्टर एंगल, थीटा। ठीक है, और जो Yes, तुम्हारी ma'am. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे होता है। Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या बनता है? थीटा भी किसके बराबर आता है बच्चों? tan इनवर्स ऑफ इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू। कैसे? स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो 1 साइन थीटा बी इक्वल्स टू म्यू साइन आर डैश। तो बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना हो जाएगा नॉर्मल से? ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, थीटा कौन सा है? मैम ब्रूस्टर एंगल। Yes, हाँ, ma'am. ये 90 माइनस थीटा भी तो बनेगा, या 90 माइनस आई लिख दो, और साइन 90 माइनस आई क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बी। करेक्ट? तो मैं इसको देखो, Yes, ma'am. साइन थीटा बी इक्वल्स टू म्यू कॉस 90 माइनस थीटा बी। करेक्ट? तो ये यहाँ से कितना बन जाएगा तुम्हारा? इसको यहाँ पे ले आओ। अच्छा, ये तो साइन है ना, साइन है, जब कॉस में चेंज हो जाएगा बाद। tan थीटा बी इक्वल्स टू, ये कैसे निकाला? देखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये तुम्हारा यहाँ से ब्रीविस्टर लॉ का क्वेश्चन आ गया। बट पूछा क्या है कि जो अब देखो, अब ये जो ये वाली रे है जो रिफ्रैक्टेड रे है ये होती है पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, ये पार्शियली पोलराइज्ड है, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मैंने इस पी रे में क्या रखा, यहाँ पर एक पोलराइजर रख दिया, और उस पोलराइजर की जो एक्सिस है ना वो सेंटर से तो पास हो रही है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। तो बताओ कि क्या होगा। अब एक बात बताओ, जो भी यहाँ से रे आ रही होगी वहां पर उसके कुछ वेक्टर्स तो होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, और कुछ वेक्टर होंगे इनटू द, कुछ होंगे इन द प्लेन। यही तो होता है। जो लाइट नॉन पोलराइज्ड होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं, जिसमें से एक परपेंडिकुलर होगा प्लेन के और एक प्लेन में होगा, इनटू द प्लेन। करेक्ट? तो इस तरीके से होगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो अब एक बात बताओ, जो ये पार्शियली पोलराइज्ड है क्या इसके पास दोनों वेक्टर होंगे कि एक ही वेक्टर होगा? पार्शियल पोलराइज्ड लाइट दोनों होंगे ना? दोनों वेक्टर होंगे, है ना। अगर कंप्लीटली पोलराइज होती तो उसके पास एक ही वेक्टर होता, Yes, है ना, ma'am. एक ही वेक्टर होता। बट उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा वाला वेक्टर है, कि कौन सा वाला वेक्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया है। बट यहाँ पे देखो मुझे पता है दोनों वेक्टर हैं, और हमने एक ऐसा पोलराइजर लगाया है जो परपेंडिकुलर टू, जिसकी एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और पोलराइजर क्या काम करता है? सिर्फ उसी वेक्टर को पास करता है जो उसकी एक्सिस के अलोंग हो, उसकी एक्सिस के अलोंग हो। तो एक बात बताओ, ये जो लाइट आ रही है इसके पास कुछ ऐसे वेक्टर्स भी हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला जो तुम्हारा पोलराइड है वो उस वाली लाइट को क्या कर देगा? पास कर देगा। तो यानी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो क्या हो जाएगी? पास, वो पास हो जाएगी। तो इसका मतलब कंप्लीट डार्कनेस तो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नो कंप्लीट डार्कनेस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से थोड़ा सा सही लग रहा है? मैम सी करा था मैंने तो। मैम सी। अब ये देखो कह रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस। नहीं होगा, चाहे आप उसको इनटू द प्लेन कर लो या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर लो, उस लाइट के पास तो दोनों ही वेक्टर हैं,
तो उनमें से एक वेक्टर तो पास होगा ही होगा, तो डार्कनेस कंप्लीटली तो नहीं मिलेगी, गलत। अब ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, थीटा पे तो डिपेंड करता है मेलिस लॉ से, तो बी भी गलत हो गया। अब देखो, देयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू द पोलराइड शेल गो थ्रू ए मिनिमम फॉर 4 ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइड। अब कह रहा है ये मिनिमम बट नॉट जीरो, नॉट जीरो, तो मोर एक्यूरेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। जीरो नहीं होगी बट उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पार्शियली पोलराइज्ड है, और फिर आप फिर से फिल्टर लगाते चले जाओगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी लाइट मिलती रहेगी। तो ऑप्शन सी इज, मैम रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीटली हो जाती है? हाँ, ब्रिविस्टर एंगल पे ये तुम्हारी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, कंप्लीटली। ओके मैम। हाँ, रिफ्लेक्टेड इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। अच्छा, 11th हो गया था, 11th वाला क्रैश कोर्स में कराया था, सेम यस मैम क्वेश्चन। 2.5 क्या बोला था मैंने कि जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक ही कंडीशन होती है, पी इन इक्वल्स टू पी आउट। आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपकी जो पावर है, यानी मेरे पास यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर जो पावर इनपुट होगा और यहाँ पर जो पावर मिलेगी आउटपुट पे, ये दोनों बराबर होती है, मतलब पावर इनका बराबर रहेगा, यानी वी आई इक्वल्स टू वी आई। तो आपको P2 गिवन है और उसका करंट गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो यहाँ से आपकी प्राइमरी कॉइल का करंट आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो कैसे, इसने बोला है Vp अपॉन Vs, यानी जो हमारे पास वोल्टेज का रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी का, रेशो ऑफ टर्न्स, सॉरी टर्न्स का रेशो है, इफ द रेशो ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी, क्लियर करना है। यानी मेरे पास सबसे पहले तो पावर इनपुट अपॉन पावर आउट, तो यहां से एक बना वी आई 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 इक्वल्स टू वी एस आई एस, ठीक है। अब आपके पास 500 वॉट की पावर गिवन है, यानी आपको पी नॉट गिवन है जिस 500 वॉट, पावर क्या होता है? वी आई, तो 500 वॉट इक्वल्स टू वी आई गिवन है 12.5 एम्पियर, तो यहाँ से आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज आ गई, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज भी आ गई और सेकेंडरी करंट भी गिवन है, ठीक है, ये दोनों चीज आ गई। अब बात करते हैं रेशो ऑफ टर्न्स की। टर्न का रेशो कैसे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कॉइल पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि सेकंड इनिशियल जो तुम्हारे पास पोटेंशियल है, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सिमिलरली जब मैं सेकेंडरी का लगाऊंगी तो यहाँ पर भी सेकेंडरी कॉइल का जो ये रहेगा तो ये बराबर रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास प्राइमरी कॉइल का रेशो गिवन है 5:1, तो यानी वी आई इक्वल्स टू वी एस इक्वल्स टू 5:1। तो अगर तुम्हारे पास वी एस आ गई तो हम वी आई निकाल लेंगे, वी एस आ गया तो वी आई निकल जाएगा, तो यहां से हम लोग ये इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन 11 सॉल्व कर लेंगे। बस पी आई इक्वल्स टू पी नॉट करना था, और ये याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, ठीक है, number of turns is directly proportional to voltages। 12th हो गया था, 12th बोलो। यस मैम 12th इजी है, ये पूछ रहा है कि A0/4 कब हो जाएगा। देखो G इक्वल्स टू GM/R² होता है, on its surface the distance of the point from the center of the sphere where the gravitational acceleration became A0/4। तो G डैश इक्वल्स टू GM हम मान लेते हैं किसी h हाइट पे हो जाएगा, प्लस h r प्लस h का स्क्वायर, तो G डैश इक्वल्स टू GM, इसको r स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस h/r का ये स्क्वायर बनता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? G के बराबर, तो G डैश इक्वल्स टू G और इसको लिख लो 1 प्लस h/r की पावर -2। इनमें तुम्हें रिलेशन गिवन है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया है h की वैल्यू? h की वैल्यू आएगी यहाँ से कितना आएगी?
करो, g डैश ये हो गया a/4 है ना, तो ये a से a कट जाएगा, ये 1/4 हो गया, 1/4 इक्वल्स टू 1 प्लस h/r की पावर -2, तो ये -2 है तो 4 को ऊपर ले जाऊं, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे इसको 2 बना देगा, तो h/r ये कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू r आ गया, और सेंटर से कितना हो जाएगा, ये वाला 2R, r और फिर r से ऊपर r, तो यानी 2r हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। सीधे देखो अब सीधा ना तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे कि 1 प्लस 2h/r वाला डायरेक्ट कर लो, ये मुझे नहीं पता कि जो h की वैल्यू है वो कंपेरेबल है या नहीं है, ठीक है, ये हम अप्रोक्सीमेशन के साथ लगाते हैं 1 प्लस 2h/r, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग बेसिक से फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से। थर्टीन बताओ। मैम मुझे तो तीनों सही लगे इसके स्टेटमेंट। मैम मैम, इसमें एक फर्स्ट आया और था थर्ड मैम। कर दिया था और सेकंड मैम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ट्रू था। हाँ मैं सेकंड मतलब दिया नहीं था ऐसा कुछ कि सेकंड फॉल्स है। फर्स्ट और सेकंड तो है ही ट्रू है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ये तो हो ही नहीं सकता, थर्ड इज फॉल्स ये नहीं हो सकता, फर्स्ट इज फॉल्स नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तो सेकंड मैम को सॉल्व करने की मैम जरूरत लेकिन नहीं। ना स्टेटमेंट जो सेकंड था मेरा, फर्स्ट और थर्ड तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सेकंड में ना जो वैल्यू दी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी, ये मुझे ना समझ में नहीं आया, मतलब मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग लगा वैल्यूज में। तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर, मैम मैंने सॉल्व किया सॉल्व था करी थी, आ गया मैम था। एरिया में एग्जैक्ट आ कैसे गया था, हाँ एग्जैक्ट आ गया था। फिर ठीक है मैम। पर जरूरत नहीं है ना सॉल्व करने की, हाँ पर इतना समय है तुम्हारे पास कि ऑप्शन मैम तभी तो अगर अटेम्प्ट कम रह गए। ऑप्शन आंखें खोल के ऑप्शन देखा करो ना, मैम मुझे ऐसे ही थोड़ी सी देखो, कंफ्यूजन थी फर्स्ट एंड थर्ड में, पता नहीं ऐसे ही किसमें फर्स्ट होगी क्वेश्चन एक में में। जिसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा होगा वो तो मैं कहूंगी फिर वो आंखें खोल के पेपर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आंखें खोल के देखो, जैसे मैं यहाँ पर बी के भी अलग अलग ऑप्शन है, ये तुमने सही बोला कि बी के चारों ऑप्शन अलग है, तो बी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बी सॉल्व करना था सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन देखा करो। अब यहाँ पे जैसे सिर्फ ए निकालना पड़ा, बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है, यहाँ पर तुमने जब तुम्हें दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ पे कि सेकंड सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों सॉल्व करा वरुण? देखा नहीं था मैंने, मेरे को फर्स्ट या थर्ड में कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, और एक में थर्ड में क्या सेकंड था ना, कंफ्यूजन है? पता थर्ड नहीं किसी ओम्स लॉ एक में फॉलो थी, करता है, याद नहीं, अभी नहीं याद, एक में थी थोड़ी सी। ये तो अभी तो सही सेमीकंडक्टर लग का रहा है सब। बेसिक है, इसकी सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ स्पेशली बना ही कंडक्टर्स के लिए है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैम देखा नहीं था इसमें ऑप्शंस। 14th हो गया था, इजी वन है, यस यस मैम। मैम। देखो D1 ये पॉजिटिव है और ये भी ये पॉजिटिव है, तो यानी ये किस में हो गया, फॉर रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस हो गया, यानी इस वाले ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो रिमूव कर दो, सिर्फ इतना बचेगा तुम्हारे पास सर्किट। और फिर ये सारे रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में, है ना, 1 2 3 4 ये सब, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10। बस हो गया, V इक्वल्स टू आई आर कर दो 20/10, तो 2 एम्पियर, ऑप्शन 15 हो गया था। मैम ये नहीं हो रहा था, छोड़ दिया था, वही नहीं। अच्छा मैम उसमें तो तुक्का लगाया था, कौन सा, ऑप्शन ए लगाया था मैंने। पहले देख लेते हैं तुम्हारा तुक्का वर्क करता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए 15th का मैम ये हो ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे करना है। 15th का बी है भाई, तुक्का गलत लग गया तुम्हारा। हाँ ये इसलिए नहीं लग रहा था कि ये अभी हमने मैडम फॉर्म लेना पढ़ी नहीं है अच्छे से। नहीं क्या मैम निकाल पूरे रहा? पढ़े हुए थे फिर भी मैम नहीं हो रहा, फॉर्मूले मेरे को भी याद नहीं थे हो रहा सारे था। मैम, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैम वर्क डन इसमें जो है वो कैसे करना पड़ेगा, करोगे अभी इंटरनल एनर्जी वगैरह तुम ही लगा बताओगे, तुम ही करोगे, रुक जाओ। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताओ, चलो मोलर हीट कैपेसिटी, F/2R ऐसे वाला। अरे मोलर कैपेसिटी का F/2R कैसे हो सकता है, Q/T का होता है ना वो तो F/2 FR/2, वो तो CP/CV का बता रहे हो तो, है ना, स्पेसिफिक हीट है वो तो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी
अच्छा, मैम Q upon स्पेसिफिक N हीट, delta T। ये मोलर हीट है, मोलर हीट कैपेसिटी। डेल क्यू इक्वल्स टू एन NCV NC डेल्टा टी। delta T मैम। डेल्टा टी। एन क्या है? मोल्स। इसमें CV नहीं आता मैम, इंटरनल एनर्जी में आता है। डेल यू होता है ना, डेल यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी। ये तो इंटरनल एनर्जी को, तो सीवी सिर्फ सी आएगा, है ना, ओनली सी लगाएंगे। पॉलीट्रॉपिक। हाँ, सिर्फ सी आएगा, ठीक है। डेल क्यू इक्वल टू एन सी डेल टी, यानी कि मुझे 1 मोल जो गैस है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। 1 मोल है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कराना है तो कितना स्पेसिफिक हीट चाहिए। यहाँ पर है मोलर। मोलर का मतलब होता है कि मुझे मोल्स में बढ़ानी है हीट, यानी 1 मोल को 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए, उसे बोलते हैं मोलर हीट, है ना। तो मोलर हीट का फॉर्मूला डेल क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल टी। स्पेसिफिक हीट का क्या होता है? एम एस। स्पेसिफिक हीट का क्या लिखते हो? डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है ना, मुझे भी याद आ रही है धीरे धीरे। देखो, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है जिसमें एम क्या है? मास, है ना, मास। क्योंकि हम उसमें ग्राम्स में बात करते हैं कि 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए, 10 ग्राम का बढ़ाने के लिए। तो याद रखना, जैसे जब भी तुम करते हो कि मुझे 10 ग्राम वाटर को इतने डिग्री से इतने डिग्री करना है, तो वहां पर हमेशा 10 ग्राम यूज करते हो ना, और फिर जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो लिखते हो। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अगर वहीं पे मोल की बात आ जाती है तो मास की जगह क्या चेंज हो जाता है? एन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया। अगर ये 1 मोल होता तो एन की वैल्यू 1 हो गई, अगर यहाँ पे 10 मोल होता तो फिर 10 से मल्टीप्लाई भी करते। अभी रुको, फिर स्पेसिफिक हीट को एस से करते हैं और इसको हम सी से करेंगे, तो ये सी हो गया, डेल्टा टी एज इट इज। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला। अब देखो, अब तुम्हें फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है? क्या करना है भाई? इनकी वैल्यू रखनी है, डेल्टा क्यू सी निकालना है। सी क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यानी अब तुम्हें ये दोनों चीजें चाहिए, डेल्टा टी निकालना है और डेल्टा क्यू निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हो? डी क्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व। डी डब्ल्यू कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व, हाँ या ना? यस मैम। और डी यू कैसे निकालोगे? एन सी वी डेल्टा टी प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू आप एरिया अंडर द कर्व लगाओगे, ठीक है। एन सीवी, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अभी आपने बताया एफ आर बाई 2। तो ये मोनो एटमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे, तो ये 3/2 आर डेल्टा टी। तो एन में हटा सकती हूँ क्योंकि 1 मोल है, प्लस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये डी क्यू आ गई। बट अभी मुझे क्या चाहिए? डेल्टा टी। अब मुझे बताओ डेल्टा टी के लिए क्या करना पड़ेगा। एक बार जरा ए और बी जो प्रोसेस है उसे देखो। यहाँ पर क्या है? पी नॉट और वी नॉट, ठीक है। बी पर भी पी नॉट और वी नॉट। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लग सकती है? ए से बी जा रहे हो, कैसे? ए और बी, ए से बी जा रहे हो ना, तो आइसोकोरिक है ना आइसोबैरिक है, और आइसोथर्मल का भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर अगर आइसोथर्मल होता तो ये तुम्हारे पास डेल्टा टी 0 हो जाना चाहिए था। देखो, अगर डेल्टा टी 0 हो जाता तो मोलर स्पेसिफिक हीट की कोई वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब ये आइसोथर्मल भी नहीं है प्रोसेस, आइसोथर्मल भी नहीं है ए टू बी। बट हम ए पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहा होगा, पी नॉट वी नॉट। ऐसे ही बी पे, यानी यहाँ पर कोई टेम्परेचर टी ए है और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर टी बी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बना, पी नॉट वी नॉट, कितना टेम्परेचर आया यहाँ से? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, और वो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हम मान लेते हैं टी ए। देखो, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, टी ए।
पीवी कितना है 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू टेम्परेचर एट ए। बी का टेम्परेचर निकाल लो 6 पी नॉट 5 वी नॉट अपॉन आर। तो ये टी ए आ गया और ये टी बी आ गया, तो ये टी बी माइनस टी है टेम्परेचर डिफरेंस, टी बी माइनस टी ए। तो ये देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन है वैसे तो ये कितना बन जाएगा 30 में से 3 घटा दो तो 27 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। ये तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व लिख देना कितना आएगा, फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी मैम इसमें डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं करा, डी यू की जगह एनसीवी डी टी लिख दिया और डी डब्ल्यू की जगह मैम एनआर डी टी लिख दिया, तो डी टी और एन डब्ल्यू को की जगह कॉमन क्या लिख लिखूं? दिया, डी डब्ल्यू की जगह एनआर डी टी। एन आर डी टी हाँ पीवी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो दोनों पीवी एन आर डेल्टा, तो डेल्टा टी अच्छा कांस्टेंट लेके कट जाएगा ना। डेल्टा टी अच्छा यस मैम, कार्ड के आंसर नहीं आ रहा था उसका। हाँ वैसा आंसर नहीं आ रहा है तब इसलिए बोल रहा हूँ अभी। आपने एरिया डी डब्ल्यू को एरिया अंडर द कर्व ना लिख के एन आर डेल्टा टी लिख दिया था राइट, हाँ तो क्यों नहीं आया? मैम पीवी जो आएगा ना मल्टीप्लाई करके, तो उसको एनआर डेल्टा टी लिखा, फिर उसमें से मैम कॉमन ले लिया, लेकिन कटने के बाद आंसर सही नहीं आ रहा था उसका। 5R/2 आ रहा होगा ना। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा लेकिन मैम अगर इस वाले मेथड से आ रहा है आंसर, ये जो मतलब डेल्टा टी लेके करा है। डेल्टा टी तो लेना ही पड़ेगा ना। मैम वो नीचे से कॉमन नहीं कट सकता। अच्छा तुमने डेल्टा टी हटा ही दिया, रिमूव ही कर दिया, वहां से ऊपर एन आर डेल्टा टी कर दिया और ये हटा दिया फिर, है ना? प्रोसेस Yes, के yes, लिए लिख ma'am. दिया ये। एक सेकेंड रुक जाओ। तो पूरी प्रोसेस के लिए लिखे डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना? पूरी प्रोसेस में जो हीट चेंज हुआ है वर्क डन डी डब्ल्यू, ये एक गैस इक्वेशन से लिखें तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, और आपने एन इसको लिखा है वर्क डन पीडीवी, इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, पीडीवी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी तब तो लिख सकते हो आप जब मेरे पास ये इक्वेशन हो। एन आर डेल्टा टी को तब लिखते हैं जब पीडीवी के बराबर हो। यहाँ पर मेरा चेंज कैसे लिखोगे आप? प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है ना, मेरा प्रेशर भी तो वेरिएबल है। जो ये इक्वेशन जो आप लिख रहे हो एन आर डेल्टा टी, ये किस कंडीशन में वेरिएबल है ये भी तो देखो, यस मैम, पीवी कांस्टेंट होना है ना? चाहिए। जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, यहाँ पर तो आपका प्रेशर भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, अच्छा मैम, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। आपने वर्क डन ही गलत निकाला है। अच्छा मैम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है ये ऐसी प्रोसेस है कि मतलब ए से बी आप जा रहे हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और देखो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तीनों चेंज ही तो तीनों चीजें चेंज हो रही हैं। ये ऐसी प्रोसेस है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, तो आप वर्क डन में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते एन आर डेल्टा टी, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा जब भी कुछ दिखे तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल के ही सॉल्व करें। क्लियर है 15th क्वेश्चन अब तो? मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से कर रहा था, उससे एक्स की वैल्यू बहुत अजीब आ रही थी। नहीं उससे ऐसे कंफ्यूज मत हो, फॉर्मूला से ही यूज करेंगे कि अब देखो फॉर्मूला लिख लिया करो, अब उससे देखो कि मुझे डी क्यू चाहिए, डी क्यू कैसे निकाल सकते हैं ऐसे डेल्टा टी के लिए। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ए और बी पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ है, तभी डेल्टा टी की वैल्यू है, यानी ए और बी का टेम्परेचर अलग अलग है, तो सीधा आइडियल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर निकाल लो, उनका डिफरेंस आ गया। पॉलीट्रॉपिक से पता नहीं कैसे किया है तुमने, पॉलीट्रॉपिक से कैसे किया है?
मैम पीवी ए की पावर एक्स कांस्टेंट लगा, वहां से एक्स की इसका वैल्यू क्या निकाल फॉर्मूला होता है? अब तो वन याद भी, फॉर्मूला भी नहीं याद हो, चेक कर लेना उससे एक बार। चलो 16 पे आओ। 16 तो हो गया होगा, क्या करके आए हो इसमें? ए ऑप्शन, मैम इसमें दोनों ए ऑप्शन। वेरी गुड, वेल डन। क्या कह रहा है? नो वर्क इज डन इन मूविंग नेट फोर्स टू जीरो, ट्रू। अब हमें बोल रहा है ट्रांसलेशनली का ना स्पेलिंग गलत था इसमें। ट्रांसलेशन होना चाहिए था ना, ये ट्रांसलेशन। हाँ वही मैं सोचा ट्रांसनेशनली क्या था ये। हाँ वही, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी एक बार। तो ट्रांसनेशनली क्या है ना? ट्रांसलेशन मोशन करवा रहा है, यानी ट्रांसलेशनरी मोशन कैसा होता है? रोटेशन नहीं है वो, लीनियर मोशन है। करेक्ट, लीनियरली Yes, ma'am. चला रहे हो, और लीनियरली में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? एफ डॉट डी। तो लीनियर मोशन के लिए आपका फोर्स क्या है? जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे होता, अगर हम लोग रोटेट करा रहे होते तो रोटेट में हम टॉर्क लगाते, और टॉर्क में हमारे पास क्या होता है? मतलब टॉर्क नेट हमारा जीरो नहीं है। तो टॉर्क नेट जीरो नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन कुछ ना कुछ हमेशा निकल के आता है रोटेशन के केस में। यस मैम। बट ट्रांसलेशन में दिस ऑप्शन इज क्यू, कि ट्रांसलेशन में वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आपके पास एफ नेट। इजी क्वेश्चन था। अच्छा 17, 17 और 18। मैम मैम 17 का 17 ए का हुआ C क्या, एक था। बार चेक कर लो। हाँ 17 का शायद ए नहीं है, शायद है। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन। किस क्या इसमें क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम कंजर्व कर दें, यस मैम। एंगुलर मोमेंटम ऐसे क्वेश्चन में। क्योंकि देखो मेरे पास एफ एक्सटर्नल तो है नहीं, एफ एक्सटर्नल तो आया नहीं है, ये सब लीनियर मूवमेंट है, सॉरी इंटरनल फोर्स है। तो अगर मेरा जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो चेंज ना हुआ हो, एफ एक्सटर्नल जीरो हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल कर दो। ठीक है, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है? एम वी, ये रहा देखो एम वी। यहां से जाके ये इस एंगुलर मोमेंटम को तुमने इम्पार्ट कर दिया। ये रहा, इफ एन इम्पल्स ऑफ एम वी इज इम्पार्टेड टू द बॉडी एट वन ऑफ इट्स एंड्स, यानी आपने इतने इम्पल्स का मोमेंटम दिया है उसको एक पॉइंट से। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? एम वी। हमेशा सेंटर से लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? एल बाई टू। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। फाइनली क्या होगा? जब यहां से इसको इम्पल्स मिलेगी तो क्या होगा बताओ? रोटेट करेगा थोड़ा सा, कुछ तो घूमेगा, कुछ वेलोसिटी से, कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। उसको मान लेते हैं कितना आ जाएगी वो एंगुलर वेलोसिटी? आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला है। एक होता है एमवीआर, एक होता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। भाई कैसे? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब उसको लीनियर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हो। यहाँ पे एम का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? इनर्शिया, आई। ठीक है, सॉरी वी होगा ना, ये वी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं यहाँ पे? ओमेगा। तो ये एल इक्वल्स टू आई ओमेगा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा? ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तुम्हारे पास दो मासेस हैं और मुझे कहाँ पे निकालना है मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास के अलोंग। तो टू मासेस हैं और डिस्टेंस कितना है? एल बाई टू का स्केयर, और ये ओमेगा। ठीक है, तो ये कितना? एम से एम कैंसिल हो गया। वी एल बाई टू इक्वल्स टू एल स्केयर बाय 4 ओमेगा। तो देख लो कितना आया भाई। एक एल से ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। मैम एक 2 भी तो लिखा था। टू जाइए 4 बनेगा ना, एक सेकंड। एल बाई टू और ये 2 इंटू एल स्केयर बाय 4। ये तो 2 से 2 कट गया, क्या एरर कर दिया? मैम कैंसिल ही हो जाएगा, सही है एकदम। ये तो सब कट गया। वी इक्वल्स टू ओमेगा आ रहा है तो
v इक्वल्स टू एल ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय एल आ रहा है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। मैम बस इसमें L, मुझे प्रॉब्लम है मैम एक। क्या मैम बोलो अगर क्या? ये जो लाइक ये जो इसमें अगर हम ऐसे इम्पल्स देंगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा पेन फाइटिंग की तरह, जैसे पेन पे मारते हैं तो पेन लीनियर मोशन भी तो करेगा, वो क्यों नहीं लीनियर क्यों कंसिडर करेगा? होगा? लीनियर क्यों करेगा? मैम मैंने क्वेश्चन करा था एडवांस का था, वो उसमें ना एक सिक्के पे उछालते हैं इम्पल्स डालते हैं, तो वो दोनों मोशन करता है, एक तो रोल भी करता है और वो लीनियर भी करता है, और इसमें कहीं तो लिखा है नहीं कि पाइवोटेड है ये। मेरा बी आया था और बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पाइवोटेड तो लिखा ही नहीं है, वो आप एक्सिस पे कैसे घुमा सकते हो इसे, कहीं पाइवोटेड है ही नहीं है, लीनियर भी करेगा। रोटेशन करेगा ना, अगर तुमने एक पॉइंट पे अगर तुमने उसको इम्पल्स दिया है, तो अगर उसी इंस्टेंट पे निकालोगे तो जो इम्पल्स आई है वो इम्पल्स किस में काम करेगी? उसको रोटेशन देने के लिए। नहीं मैंने एक वो देखा था एक ही पॉइंट से तो रोटेट सिक्के पे, करेगा। उसपे सिक्के पे एक पॉइंट पे वो इम्पल्स देते हैं, तो वो सिक्का रोल होके वो रोल भी होता है और वो ऊपर भी जाता है। एडवांस का है ये PYQ, तो उसके हिसाब से तो ये जैसे पेन फाइटिंग से भी समझ सकते हैं कि पेन पे अगर हम एक तरफ से वो मारेंगे लाइक फोर्स देंगे तो वो लीनियर भी करेगा और वो भी करेगा रोटेशन भी, तो ये तो पूरा मतलब इसमें लीनियर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पाइवटेड नहीं लिखा ना, आप जो केस कर रहे हो उसके लिए बीच में से पाइवटेड होना चाहिए। देखो इसमें हुआ क्या है, हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपना मोमेंटम वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो कुछ नहीं है, मतलब ये एमवीपी कैसा फोर्स होगा, एक इंटरनल फोर्स की तरह काउंट होगा, तो हमने सिर्फ इसलिए एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया है, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो? यहाँ पर कहीं पे भी ट्रांसलेशन एक मोशन की तरीके से इक्वेशन ऐसा नहीं भी है। हो सकता है क्योंकि इसमें जो रॉड है ना, वो एक तरीके से मास उसका कंसीडर ही नहीं किया है हमने। और जो रॉड तो है ही नहीं, बस दो मासेस रखो। लाइट रिजिड रॉड जो हाँ उसमें क्वेश्चन में बोली है ना, उसमें मास तो हाँ हमारा हमने लिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो पेन मास है, नहीं है, वो दो पेन में जो मासेस है। है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द बॉडी एक तरीके से। और लाइक हम लोग कॉइन भी लेंगे, कॉइन को भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो भी यूनिफॉर्मली फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें तो एक तरीके से एंड्स हाँ, पे ये है एक थ्रेड की तरह है कि एक थ्रेड से मैम ये बंधे तो हुए है हैं ये रिजिड दोनों भी तो मास। है। नहीं मैम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये, इसका तो बी आया था और बी कैसे नहीं होगा? रिजिड मैम है, पेन, लेकिन इसके नहीं है ऊपर इसका। एक तरीके से मैम अगर मैं पेन पे दोनों तरफ अच्छे से वो ज्यादा कर दूं, भाई पेन एक तुम्हारा रॉड में आ गया ना, वो पूरी मैम एक लाइट एक रॉड है ना, देखो मैम लाइट रॉड है, मैं हल्का सा पेन लूंगा और दोनों लाइट साइड पे रिजिड रॉड पता बहुत है ज्यादा कैसी होती है? भारी एक बॉल लगा निडल की दूंगा। तरह होती है। सुनो, लाइट रिजिड रॉड का मतलब होता है कि एक निडल की तरह। यस मैम, मैं ये निडल के हाँ, दोनों एंड पे बहुत लाइक हैवी बॉल लगा दूं और मैं उसे मारूंगा तो वो लीनियर तो करेगी। लीनियर मोशन लीनियर तो कैसे मोशन होगा? होगा लीनियर मोशन नहीं होगा अगर शांति से एक पेन रखोगे और हल्का सा मोमेंटम दोगे, मैम, अगर ऐसा हल्का सा हल्का तो लिखा इम्पल्स ही नहीं है दोगे मैम, तो वो तो बस अमाउंट रोटेट ही लिखी होगा। है मैम, अमाउंट लिखी है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अमाउंट कुछ नहीं होता, मतलब इसमें वो जो भी मोमेंटम है वो इनसाइड द फोर्स रहेगा, मतलब वो आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं काउंट हो जाएगा, बस तो मैम इसलिए बी ऑप्शन मैच भी तो हो गया था। बी नहीं है ना आंसर में, बी नहीं है ऑप्शन। मेरा तो बी मैच भी हो रहा है और मैंने तो वही लगाया एक था। बार मैं चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड, बी नहीं है 17 का, बाकी एक बार मैं देख भी लेती हूँ। नहीं है, इसमें यही बोला है कि एंगुलर इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यही इन्होंने आंसर में भी यही दिया हुआ है। मैम नहीं आ रहा समझ में, मैं तो लीनियर कंसीडर करूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा है उसमें करा है अच्छे से कंसीडर। वो वाला क्वेश्चन भेजना एक बारी जिसमें तुमने करा है। ADB का है, PYQ बहुत फेमस है, तो 2-3 साल पहले का भी भेज दूं? हाँ भेज देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक बार, अभी देखो कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 18th हो गया था, 18th कि मतलब जब वाई एक्सिस पे वो पार्टिकल जा रहा है तो उसके पास ये एक्सीलरेशन है। अब जब सर्कुलर मोशन में होता है तो पार्टिकल के पास दो तरीके की एक्सीलरेशन होती है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल कहाँ होती है? टुवर्ड्स रेडियस, और टेंजेंशियली कैसी होती है? इस तरीके की एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर दोनों एक्सीलरेशन दी हुई है, तो देखो अब जो रेडियल एक्सीलरेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, आई या जे कैप? अगर वाई एक्सिस पे पार्टिकल है तो सिंपल सी बात है जे कैप में होगी। तो कैसे निकाल सकते हो? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, रेडियस भी गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
अब दूसरी कौन सी एक्सेलरेशन है, 6i कैप, ये कौन सी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हारे पास 6i कैप है, और ए टेंजेंशियल कैसे लिख सकते हो, आर अल्फा। यहां से तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, रेडियस है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेडियस से डिवाइड कर दो, ये कौन सी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद आप एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, इस v को क्या लिख दो, आर ओमेगा स्क्वायर, ए सेंटीमीटर इक्वल्स टू v को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रख दो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। इजी वन, ये इजी क्वेश्चन था। 19th हो गया था, आंसर क्या था मैम इसका, किसका, इसी वाले का, 18th का। 18th का ऑप्शन है ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 एंड अल्फा 3, 3k एंड 2k। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके मैम। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, और ओमेगा हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पार्टिकल जो एंगुलर एक्सीलरेशन है और एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। अब तुम्हारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो यानी ये प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, बट कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इनसाइड के कैप में। तो इसलिए साइन में माइनस आया है, ठीक है, इसलिए ये साइन माइनस के आए हैं। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो तुम्हारी एंगुलर एक्सीलरेशन आउटवर्ड आती और हम पॉजिटिव साइन लेते। चलिए 19वां, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है भाई। VRMS, VRMS क्या होता है, √3RT/m। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर का चेंज है, तो VRMS का परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, करेक्ट। कैसे, √T1 माइनस √ ऑफ टेम्परेचर T2 अपॉन √ ऑफ टेम्परेचर T1 इंटू 100। ये तो ऐसे मैम डी था क्या, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसका आंसर हम इसका करेक्ट डी होगा शायद से। मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है, 15.5 डी है इसका। तो टेम्परेचर ये केल्विन में चेंज कर लेना इसको, और बस परसेंटेज चेंज निकालना था, इजी क्वेश्चन था। 20 कैसे किया है, 21 नहीं करेंगे अपन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। 20 बताओ कैसे किया। मैम एक बार इक्वेशन लिखी tan थीटा से, और एक बार नॉर्मल इम्पीडेंस लगा दिया होगा। आपके पास इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक वोल्ट, एक ये हमारे पास एसी सोर्स है जिसकी वोल्टेज आपको दी हुई है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट भी दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो यानी ये आपके पास IRMS है और VRMS है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, I और V से इम्पीडेंस बताओ, Z नहीं निकाल सकती, इम्पीडेंस आ जाएगा सर्किट का, Z इक्वल्स टू, देखो V इक्वल्स टू IR, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं, तो यहाँ पर ये R किस में चेंज हो जाएगा, इम्पीडेंस में। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन IRMS। तो सर्किट का इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, इम्पीडेंस आने के बाद एक चीज भी कह रहा है कि करंट डिफर्स इन अ फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज बाय π/3 रेडियन। यानी जो तुम्हारे पास करंट और अप्लाइड वोल्टेज है उनमें जो डिफरेंस है वो π/3 का है। अगर रेजिस्टेंस होता तो कैसा फेज लेके आता, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री। इंडक्टर होता तो 90 डिग्री का, बट दोनों मिलके कहीं ना कहीं बीच में एक फेज डिफरेंस ले आए हैं, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये भी तुम्हें पता चल गया। तो अब यहाँ से कैसे निकाल सकते हो आर की वैल्यू, बताओ। दो चीजें होती है, तो tan phi क्या होता है, XL माइनस XC/R, XC तो है ही नहीं। वो मैम नेट cos theta is equal to R/Z से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, मैं वहीं पे आ रही थी। tan phi से तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे आपके पास VR है, यहाँ पे VL है, और इसको फिर क्या लिख सकते हो, R, और यहाँ पे XL। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा XL और ये हो जाएगा R, तो tan 60 इक्वल्स टू XL बाय R। अब देखो ना तो मेरे पास XL की वैल्यू है ना मेरे पास R की वैल्यू, बट मेरे पास tan phi है। दूसरा होता है cos phi। cos phi में क्या लिख सकते हैं? R/Z। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मेरा Z है, तो मेरे पास cos phi हो गया R/Z, जो कि मैंने इम्पिडेंस निकाल लिया। cos phi मेरे पास है, तो सीधा का सीधा R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और R के बाद अगर तुमसे ये XL भी पूछते तो XL भी आ जाता। तो बस थोड़ा सा भाई सोच समझ के करना है कि phi से क्या क्या निकल सकता है। दो ही चीजें, tan phi और cos phi। तो 20 भी इजी था, डुएबल क्वेश्चन था। याद रख लो ये दो फॉर्मूले, tan phi इक्वल्स टू XL बाय R, R बाय Z। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हो गया होगा। मैम 21 में कॉन्सेप्ट क्या था, समझ ही नहीं आया ये पढ़ के। मैम 21 का खाली एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दो, बेसिक, लाइक देखो, कि करना क्या है। 21 में देखो, पहले तो ये क्वेश्चन में पहले ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन भी अप्लाई है। पहले तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो इस प्रिज्म का म्यू अगर गिवन है √3, तो हमें एंगल ये मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले स्नेल्स लॉ लगा दो। तो कैसे यहाँ पे बनेगा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 ऑफ साइन, ये कितना बनेगा, ये R। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितने बनेंगे, ये वाले दोनों सेम होते हैं, साइन 30 डिग्री। देखो ये अंदर वाले एंगल, ये 30 डिग्री बन जाएगा। साइन 60 इक्वल्स टू √3 साइन 30 डिग्री। इसके बाद एक इक्वेशन बनेगी साइन 60 इक्वल्स टू √3, अब इसको साइन R' मान लो। और फिर उसके बाद इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फिर इसके बाद इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा। मैम R से इसमें भी 30 डिग्री हो जाएगा ना मैम, दोनों में ही। इससे हमें मिलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं, इसको n से वो करना पड़ेगा। ये n है ना, जो ये साइन R' है ना। अब यहाँ पे जब तुम R' लिखोगे तो यहाँ पे इसको √3 मत लेना, इसको n ले लेना सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वेरिएबल है, 60 डिग्री के लिए, है ना। अच्छा देखो, √3 जो है सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे मैंने R' लिख दिया तो यहाँ पर हम लोग कुछ और n की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को n के केस में वो करोगे, उसका वो करोगे डिफरेंशिएट, है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से dn/dr आएगा कुछ, फिर dn/dr आके फिर इसको दोबारा से किसके लिए करेंगे, फिर उसको थीटा के लिए करेंगे, फिर वहां से dθ/dr आएगा। तो मतलब ये काफी लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ से कुछ ज्यादा निकल के आएगा नहीं, इसलिए ये छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद तो सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, आई थिंक इजी था। 22वां कर लेना चाहिए था, 24 और 25, 23 को अगर छोड़ भी दे तो ये भी इजी है। यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व करना है। मैम 25 में एक बार बताइएगा, एक बार एरर समझ नहीं आता, एरर था कि नहीं किसमें 23 का आंसर क्या है? देखो 23 में मोमेंटम कंजर्व करना है बस, मैम आंसर क्या है? बता रही वो आ रहा था शायद। m/1। मैम कितना है? देखने तो दो भाई, 23 का 2 आ रहा है इसमें, तो 2:1। ओके मोमेंटम कंजर्व करना है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, L²/2I। L तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, अगर दो आइडेंटिकल डिस्क हैं ऐसे रखी हुई हैं, इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है इनिशियली, mr²/2। फिर एक और डिस्क आ गई इसके ऊपर, तो मास कितना हो जाएगा, 2m r²/2। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, और I कैसे हो गया, मास डिपेंडेंट। ठीक है, तो ट्वाइस हो गया ना, तो ये इसलिए 2:1 हो जाएगा यहाँ से। ये ऐसे कर देगा। काइनेटिक एनर्जी की होती क्या है, 1/2 I ω², और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ω। तो यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू L²/2I। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। चलो, क्लोज्ड पाइप और ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ। क्लोज्ड पाइप में बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। V/4L। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/4L। और हमें क्लोज्ड पाइप बोले या फिर क्या बोले, स्टैंडिंग वेव इन अ फिक्स्ड। अच्छा, क्लोज्ड पाइप की V/4 होती है,
A closed pipe is suddenly open. Standing wave from big fixed. नहीं नहीं गलत बताया, wrong, गलत। देखो कैसे याद रखना है, स्टैंडिंग वेव्स जब हम बनाते हैं फिक्स्ड बाउंड्री पे, है ना, फिक्स्ड बाउंड्रीज, बोथ हैंड से फिक्स्ड बाउंड्री हो, या फिर क्या क्या हो, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, V/4L, ठीक है, मैम 2L होती है। फिक्स्ड बाउंड्री में और ओपन ऑर्गन पाइप में। Yes, ओपन में ओपन में टू नीचे टू आता है मैम। क्लोज्ड पाइप नहीं, रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैम लैम्डा से इक्वेट कर लो ना, λ/2 होती है ना उसमें। λ/2L होता है ना, वहीं से तो बता रही हूँ। नहीं नहीं तुम गलत बता रहे हो, ओहो ठीक है, V/2L है यहाँ पे, ओपन ऑर्गन पाइप एंड फिक्स्ड एट बोथ हैंड, फिक्स्ड एट बोथ हैंड है ना। तो ये अगर मैं फिक्स्ड कर दूं बोथ हैंड से, तो यहाँ भी नोड बनेगा और यहाँ भी नोड बनेगा, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, देखो ये फिक्स्ड एंड हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास नोड्स बनना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, नोड्स नोड्स के बीच में λ/2, है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, λ/2, और लैम्डा कितना हो गया 2L। फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, V/λ, तो लैम्डा कितना हो गया, V/2L, ठीक है, करेक्ट। तो ये मेरे पास क्या हो गई, फिक्स्ड बाउंड्री और ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब मेरे पास कौन से हार्मोनिक्स मिलते हैं, ये मेरा हो गया फंडामेंटल हार्मोनिक, है ना, ये मेरा फंडामेंटल हार्मोनिक्स है। और यहाँ पे मुझे कौन से हार्मोनिक्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाले, है ना, ओपन पाइप में सिर्फ नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड वाले मिलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ V/2L। तो ये बताओ ये कौन सा, अब कौन सा हार्मोनिक बनेगा, ये होगा तुम्हारा अब थर्ड हार्मोनिक, यानी सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है यहाँ पे। और ओवरटोन मैम कौन वो सा तो है, ये 4L वाले में होता है। 4L वाले में होता है, एक सेकंड रुक जाओ, उल्टा कर दिया क्या मैंने, थर्ड हार्मोनिक ऑफ द अर्ली क्लोज्ड पाइप इज 55 हर्ट्ज। V/2L, अच्छा अगर मुझे इसका सेकंड वाला चाहिए हो तो सेकंड वाला बन सकता है क्या इसमें, नोड और नोड, नोड नोड के बीच में λ/2 और ये λ/2, ये हो गया लैम्डा, है ना, तो V/λ। सेकंड वाला चाहिए तो λ=L हो गया यहाँ पे। इसमें सारी मिलती हैं क्या, एक सेकंड, क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर चल, क्लोज्ड पाइप में ठीक V/4L। हाँ तो एक बार ना चेक कर लेना कौन सी पाइप में कौन से वाले हार्मोनिक्स मिलते हैं, है ना, एक बार इनके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन सी पाइप में कौन सा वाला हार्मोनिक मिलता है। जैसे अभी क्लोज पाइप में तुमने बताया V/2L होगा और इसमें सारे हार्मोनिक्स मिलेंगे, बट ओपन पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाले हार्मोनिक्स मिलेंगे। तो एक बार इसको प्लीज चेक कर लेना, है ना, फॉर्मूले इसको। क्वेश्चन नंबर 24, मैम बार 25 में बता दीजिए एरर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25,
क्या है? द सर्कुलर स्केल ऑफ ए screw gauge has a 50 divisions and a pitch of 0.5 mm. If the main scale reading is 2, then the diameter of the sphere is. इसमें तो डायमीटर निकालना है सीधा। मैम लेकिन जब डायमीटर नहीं था ऊपर वाले फिगर में, तो वहां अच्छा, पे तो मैम यहाँ पे एरर होना चाहिए ना, 0 विजिबल है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो ये 0 कोइंसाइड ही तो कर रही है एक दूसरे से। 0 कहीं यहाँ पे कुछ गिवन तो है नहीं है सच। इस सर्कुलर स्केल का 0 कहाँ है? नहीं दे रखा ना सर्कुलर स्केल का 0। हम इसको देखने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लाइक कि इसमें ऐसे क्लियरली पता गिवन नहीं नहीं है ना पा रही सर्कुलर स्केल का 0 कहाँ है। 0 तो नहीं दिख रहा इसमें सर्कुलर स्केल का। आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर करके आए हो इसका? 25 नहीं है इसमें, देखो इसमें भी नहीं दे रखा है एरर। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई? आपके पास जो भी आपकी मेन स्केल की रीडिंग है प्लस लीस्ट काउंट इनटू रीडिंग, है ना, लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। लीस्ट काउंट यहाँ से आ जाएगा, पिच 0.5 अपॉन 50। बेस्ट मैच देखो यहाँ पे कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है? इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 2, तो मेन स्केल की रीडिंग तो 2 है, ठीक है, प्लस अब बेस्ट मैच कौन सा है इसमें? 25 दिया हुआ है ना। बट यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी, एरर भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 0 नहीं दिया हुआ है, 0 के बराबर में 5 दिया हुआ है। मैम इधर तो ध्यान ही नहीं गया था। यहाँ पे 0 के बराबर में 0 नहीं है, 0 के बराबर में 5 है, 0 नीचे होगा, यानी नेगेटिव 0 के बराबर में 5 आ रहा है, तो एरर तो है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे बेस्ट मैच 25 करके बेस्ट मैच यहाँ पे 25 लिख दो। हम इसमें एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता ना, हम बेस्ट सब्ट्रैक्ट मैच करके आ रहा 25 था कर दो। अब ये जो भी आंसर आए, अब देखो ये 5 कहाँ पे आ रहा, ये इसका 0, तो 0 कहाँ पे आ रहा होगा इसका? 0 के यहाँ पे 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0 नीचे चला गया ना, 0 1 2 3 4 5। तो हमेशा मैंने क्या बोला है, अगर 0 नीचे चला जाए तो यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो जो भी ये आंसर आएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस कर देना किसको? 5 को, 5 में से माइनस कर देना इस रीडिंग को। तो जो भी ये आंसर आएगा -5 इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे करके जो भी आंसर आए -5 इंटू लीस्ट काउंट। आंसर बताओ एक बार, अभी कर लो इसको, आंसर बताओ जरा, चेक कर लो। लीस्ट काउंट कितना आ रहा है? 0.01 mm, ठीक है। ये 2 रीडिंग है, इस रीडिंग को एक बार उसमें चेंज करना, mm में। मल्टीप्लाई mm में चेंज करने के लिए पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 mm, और लास्ट में जो भी आंसर आया उसमें -5 इंटू लीस्ट काउंट कर देना। तो इसमें ग्राफ ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज थी, ये 0 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब 0 नीचे आ रहा होगा कहीं। आंसर मैं इसका बता देती हूँ, आंसर इसका 1.2 mm है। हो गया भाई? मैम माइक्रोमीटर में दे देना। हाँ, mm में आएगा, 1.2 mm। ओके मैम। मेन स्केल रीडिंग में तुम्हारी पिच कितनी है? 0.5 mm, है ना। तो यानी जो तुम्हारे दो स्मॉलेस्ट वो है स्ट्रिंग्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 0.5 mm है। तो दो
मेन स्केल रीडिंग में जो आ रहा है बेस्ट मैच वो 2 आ रहा है, तो उसकी मतलब रीडिंग को मुझे mm में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 into 0.5 लीस्ट काउंट निकाला, पिच अपॉन डिवीजन इनटू बेस्ट मैच जो 25 है, ये आ गया। उसके बाद अब हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे। अब तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव एरर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का 0 नीचे आ रहा है, तो 0 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो मेन जो आंसर है उसमें से माइनस करना होगा, तो बस -5, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 1.2 mm आना चाहिए, दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर्षिता आ रहा है ना 1.2? यस मैम, यही आ रहा है। माइनस करने के बाद ही आया है ना? यस मैम, लीस्ट काउंट कॉमन ले लेंगे, 25 -5 हो जाएगा, वो 20 से मल्टीप्लाई करके और इजी कैलकुलेशंस हो हाँ, तो वो जाएंगे। माइनस करके ही आएगा, माइनस करना है। यस मैम। क्यों करना है? देखो 0 के बराबर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलर स्केल का नीचे चला गया 0, क्योंकि 0 1 2 3 फिर 5 आया है, तो जब नीचे जाता है तो नेगेटिव करते हैं, ठीक है। चलो बाकी जो एक बार क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन सा बच गया तुम्हारा, आई थिंक सारे ही हो गए हैं, एक दो जो बच गए वो आंसर की से मैच कर लेना। आंसर की में वैसे समझ तो आएगा नहीं कुछ। बाय एवरीवन, गुड नाइट। एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, मेरे तरह मत बनना, क्योंकि फॉर्मूले ही आते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मुझे नहीं याद तो मेरे को पेपर नहीं देना, बट तुम्हें पेपर देना है, ठीक है। फॉर्मूले रट के चले जाना पेपर में। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले फॉर्मूला क्लास रन करूं, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हम लोग 1 घंटे में सारे चैप्टर्स के कर ले। चलो बाय एवरीवन।